नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक सीमा पार भुगतान लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं को विनियमित करेगा। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार निकट भविष्य में भारतीय नदी बेसिनों में हाइड्रो क्लाइमेट की चरम घटनाएं और बढ़ जाएंगी। केंद्र सरकार पशुधन से जुड़ी योजनाओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। और यूनाइटेड किंगडम एआई सेफ्टी समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के पहले समझौते ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर आर्ट एंड कल्चर फर्स्ट पेपर से संबंधित है। हाल ही में ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर 55 शहरों को यूसीसीएन में शामिल किया। इन 55 शहरों में ग्वालियर और कोझिकोड को भी शामिल किया गया है। वर्ल्ड सिटीज डे को हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जोड़े गए नए शहर अपनी नीतियों में संस्कृति और रचनात्मकता का बखूबी प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन में शामिल किया गया है। आइए अब जानते हैं कोझिकोड और ग्वालियर के बारे में। कोझिकोड को साहित्य का शहर भी कहा जाता है। यहाँ 500 से ज्यादा लाइब्रेरी हैं और 70 से ज्यादा पब्लिकेशन के साथ एक मजबूत साहित्यिक आधार है। ये भी कहा जाता है कि इस शहर में साहित्यिक शिक्षा का स्तर भी काफी अच्छा है। कोझिकोड केरल साहित्य महोत्सव और कई अन्य पुस्तक मेलों के लिए भी एक स्थायी स्थल है। वहीं दूसरे शहर ग्वालियर को संगीत का शहर कहा जाता है। इस शहर का संगीत से जुड़ा मजबूत इतिहास है। तानसेन और बैजू बावरा जैसे दिग्गज संगीतज्ञ भी इसी शहर से थे। इस शहर को ग्वालियर घराने की जन्मस्थली भी माना जाता है। ये घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। यूसीसीएन में कुछ और भी भारतीय शहरों को शामिल किया जा चुका है, जैसे कि मुंबई को फिल्म सिटी के रूप में, चेन्नई को संगीत के शहर के रूप में, हैदराबाद को कला गैस्ट्रोनॉमी सिटी के तौर पर, वाराणसी को संगीत के शहर के तौर पर और जयपुर तथा श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला के शहर के रूप में शामिल किया गया था। और आइए अब जानते हैं यूसीसीएन के बारे में। यूसीसीएन का गठन 2004 में किया गया था। यूसीसीएन में शामिल होने से शहरों को वैश्विक पहचान मिलती है, साथ ही उनमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। यूसीसीएन नेटवर्क में 100 से ज्यादा देशों के 350 रचनात्मक शहर शामिल हैं। ये शहर 7 रचनात्मक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 7 रचनात्मक क्षेत्र शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला और संगीत हैं। और आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बारे में, यानी यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जिसमें 194 देश और 12 एसोसिएट सदस्य शामिल हैं। इस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से शांति की संस्कृति का निर्माण करना, साथ ही गरीबी को समाप्त करना, सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान के क्षेत्र में भी कार्य करना है। इस संगठन ने कई पहलों को भी संचालित किया है, जैसे कि यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, विश्व विरासत अभिसमय, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अभिसमय 2003। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। ये तीनों विकास परियोजनाएं भारत से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना है, जिसके तहत बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट को पहले से मौजूद खुलना रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए ब्रॉड गेज रेल रूट का भी निर्माण किया गया है। मोंगला पत्तन बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। इस नेटवर्क का पेट्रापोल क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक के माध्यम से भारत तक भी विस्तार हुआ है। दूसरी परियोजना है मैत्री सुपर थर्मल पावर की यूनिट 2, जिसे बांग्लादेश के खुलना में स्थापित किया गया है। इस यूनिट के चालू होने से बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। इस परियोजना को बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर प्राइवेट लिमिटेड ने कार्यान्वित किया है, जो कि भारत की एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। आपको बता दें कि बांग्लादेश भारत से बिजली आयात करता है। और तीसरी परियोजना अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना है। ये रेल मार्ग के जरिए बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ती है। इस नई क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक से कोलकाता से त्रिपुरा 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अभी तक इस यात्रा में 38 घंटे लगते थे और इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को वस्तुओं के परिवहन में सुधार होगा। आइए अब बात करते हैं भारत बांग्लादेश सहयोग के कुछ अन्य मुख्य क्षेत्रों की। आर्थिक सहयोग की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच $14.2 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। वहीं भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा
बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश वार्षिक रक्षा संवाद और सैन्य अभ्यास जैसे कि संप्रीति और मिलन का भी आयोजन कर रहे हैं। लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए बॉर्डर हाट शुरू किए गए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के छात्रों के लिए सुबोर्णो जयंती छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की गई है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये पेपर 3 का टॉपिक है। भारतीय रिजर्व बैंक सीमा पार भुगतान लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाली संस्थाओं को विनियमित करेगा। इससे पहले आरबीआई केवल पेमेंट एग्रीगेटर्स को ही विनियमित करता था। ये पेमेंट एग्रीगेटर्स घरेलू ऑनलाइन लेन देन को प्रोसेस करते थे। पेमेंट एग्रीगेटर्स ई कॉमर्स साइट्स और व्यापारियों को ग्राहकों से अलग अलग तरीकों से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे व्यापारियों के लिए अपनी स्वयं की भुगतान एकीकरण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पेटीएम पेमेंट एग्रीगेटर का एक उदाहरण है। आरबीआई ने ये निर्णय भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत लिया है। इन संस्थाओं को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पीएसीबीज द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले आयात और निर्यात लेन देन के मामले में खरीदी और बेची जाने वाली प्रति यूनिट वस्तुओं या सेवाओं का अधिकतम मूल्य 25 लाख रुपए होगा। इसका मतलब ये है कि पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर अधिकतम 25 लाख रुपए मूल्य तक के लेन देन को ही प्रोसेस कर सकेंगे। सीमा पार भुगतान। सीमा पार भुगतान ऐसे वित्तीय लेन देन को कहा जाता है जहां भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता अलग अलग देशों में मौजूद होते हैं। इसमें थोक और खुदरा भुगतान के साथ साथ विप्रेषण को भी शामिल किया जाता है। सीमा पार भुगतान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि सीमा पार भुगतान में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है। 2023 में सीमा पार भुगतान के तहत $190 ट्रिलियन का लेन देन किया गया। 2030 तक इसके 290 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए विविध क्षेत्रों से संबंधित विनिर्माता अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का सीमा पार विस्तार कर रहे हैं। लेन देन में आसानी। उदाहरण के लिए प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय विप्रेषण सुविधाओं के माध्यम से सरलता से अपने मूल देश में धन भेज सकते हैं। सीमा पार भुगतान का महत्व वैश्वीकरण में भी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई कॉमर्स क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। इसमें चुनौतियां ये हैं कि वित्तीय डेटा के मानकीकरण की कमी है, सुरक्षा संबंधी जोखिम मौजूद है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद का वित्त पोषण आदि। अलग अलग देशों में सीमा पार भुगतान संबंधी विनियम भी अलग अलग हैं। और आइए अब जानते हैं सीमा पार भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में। आरबीआई ने पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज जारी किया है। इसका लक्ष्य सीमा पार भुगतानों को प्रोत्साहित करने से संबंधित भारत के प्रयासों का लाभ उठाना है। ये सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के G20 के केंद्रीय विचार के अनुरूप है। दूसरा है यूपीआई प्रणाली। अन्य देशों में यूपीआई प्रणाली के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं। उदाहरण के लिए सीमा पार भुगतान के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने यूपीआई भुगतान प्रणाली को स्वीकार किया है। सिंगापुर के पे नाउ के साथ यूपीआई को जोड़ा गया है। इसके अलावा NIPL NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने शुरू किया है। NIPL ने अलग अलग देशों में विविध पहलें आरंभ की हैं। इन पहलों का उद्देश्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भीम UPI QR की सीमा पार स्वीकृति को सक्षम करना है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार निकट भविष्य में भारतीय नदी बेसिनों में हाइड्रो क्लाइमेट की चरम घटनाएं और बढ़ जाएंगी। वैज्ञानिकों ने हाइड्रो क्लाइमेट की चरम घटनाओं का परीक्षण करने के लिए कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6 के प्रयोगों से अर्थ सिस्टम मॉडल्स और सिमुलेटेड वर्जन के लिए हाई रिजोल्यूशन क्लाइमेट मॉडल का उपयोग किया है। CMIP विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम की एक परियोजना है। ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा आयोजित है। ESMs के तहत अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु स्थितियों का अनुमान लगाया जाता है। इसके लिए अर्थ सिस्टम मॉडल्स वायुमंडल, महासागर, भूमि, बर्फ और जीवमंडल की परस्पर अंतरक्रिया को एकीकृत करते हैं। इससे पृथ्वी की जलवायु को समझने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों के शोध के मुख्य बिंदुओं में कहा गया कि गहन वर्षा, सूखा जैसी चरम हाइड्रो क्लाइमेटिक घटनाएं कृषि, मानव और स्वास्थ्य आदि को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। निकट और मध्यकालिक भविष्य में पश्चिम की ओर अपवाह वाली नदियों की द्रोणियों में तथा पश्चिम घाट में बार बार गहन वर्षा होने की संभावना है। बार बार गहन वर्षा के कारण पश्चिमी घाट, सिंधु नदी तथा पश्चिम और मध्य भारतीय नदी बेसिन क्षेत्र अत्यधिक संकटों का सामना करेंगे। निचली गंगा बेसिन वाले क्षेत्र को सूखे का सामना करना पड़ सकता है और इससे कृषि प्रभावित होगी। पश्चिम की ओर अपवाह वाली नदियों की द्रोणियों में स्थित मुंबई और पुणे जैसे शहरों पर शहरी बाढ़ का ज्यादा खतरा होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने ये मुख्य सिफारिशें की हैं कि शहरी बाढ़ की संभावना वाले हॉटस्पॉट्स की पहचान करने की आवश्यकता है। इससे नदी द्रोणी के मुताबिक
आधारित उचित जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अधिशेष जल या कम जल की स्थितियों से निपटने के लिए रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। ये शोध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत समर्थित था। DST का जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम। DST संधारणीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन का समन्वय करता है। ये मिशन जलवायु परिवर्तन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। ये मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। NAPCC ने देश को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनाने और देश के विकास पथ की पारिस्थितिकी संधारणीयता को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति प्रस्तुत की है। NAPCC के तहत अन्य 6 मिशन हैं। संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, भारतीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, संधारणीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन तथा राष्ट्रीय सौर मिशन। केंद्र सरकार पशुधन से जुड़ी योजनाओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक सरकार द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी जैसे स्वतंत्र पर्यवेक्षक होंगे। सरकार व्यक्तियों के साथ साथ संस्थानों को भी NLMs नियुक्त कर सकती है। सरकार NLMs की नियुक्ति इसलिए करती है ताकि योजनाओं को लागू करते समय कार्यान्वयन एजेंसियों के समक्ष आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा सके। NLMs ये निर्धारित करेंगे कि क्या योजना के तहत पैरावेट्स या तकनीशियनों या किसानों को प्रोत्साहन वितरित किए गए हैं और क्या उत्पन्न डेटा अपलोड किया गया है। NLMs की नियुक्ति कई योजनाओं के लिए की जाएगी, जैसे कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं नस्ल सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही इसमें पशु आहार और चारे की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस मिशन को देशज गोवंशीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। इसे दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा संगठित दुग्ध वितरकों से दूध की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, पशु चिकित्सकों के क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना। पशुधन क्षेत्र का महत्व इसलिए भी है क्योंकि कृषि में इसका योगदान 2014-15 में 24.32% था, जो 2020-21 में बढ़कर 30.87% हो गया है। इस क्षेत्र में 2014-15 से 2020-21 के बीच 7.93% की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। पशुधन क्षेत्र ने 2021 में कुल सकल मूल्यवर्धन में यानी GVA में 6.32% का योगदान दिया था। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। ये पेपर 3 का टॉपिक है। यूनाइटेड किंगडम AI सेफ्टी समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के पहले समझौते ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। घोषणा पत्र का नाम शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल ब्लेचली पार्क के नाम पर रखा गया है। ब्लेचली पार्क द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के कोड ब्रेकिंग केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इस घोषणा पत्र पर यूरोपीय संघ तथा अन्य 28 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। दक्षिण कोरिया अगले 6 महीने में एक मिनी वर्चुअल AI शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा। घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु हैं, इसमें मानव कल्याण को बढ़ाने में AI की क्षमता के साथ साथ AI द्वारा उत्पन्न जोखिमों की भी पहचान की गई है। फ्रंटियर AI अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन जनरेटिव AI मॉडल्स हैं। ये खतरनाक क्षमता वाली हो सकती है जो सार्वजनिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। AI मॉडल्स के इरादतन दुरुपयोग से बहुत अधिक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही मानवीय इरादों के विपरीत नियंत्रण की स्थिति में ऐसे अनजाने जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं जिनके परिणाम अप्रत्याशित होंगे। ये मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं क्योंकि AI की क्षमताओं को अभी भी पूरी तरीके से नहीं समझा गया है। यही कारण है कि उनका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। चूंकि ऐसे जोखिम स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। कंपनियों, नागरिक समाज और शिक्षा जगत सहित सभी भागीदारों को समन्वित रूप से कार्य करने की आवश्यकता होगी। जोखिमों को कम करने के लिए बनाए जाने वाला एजेंडा सभी देशों की साझी वैज्ञानिक समझ और जोखिम शमन आधारित नीतियों के निर्माण पर केंद्रित होगा। हालांकि इसकी आलोचना इसलिए की जा रही है क्योंकि मजबूत प्रतिबद्धताओं की कमी है और ठोस उपायों की भी कमी है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। चुनावी बॉन्ड योजना। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने टिप्पणी की है कि चुनावी बॉन्ड योजना चयनात्मक अनामता यानी सिलेक्टिव एनोनिमिटी से ग्रस्त है। कुछ लोगों की सूचनाएं बाहर आ सकती हैं जबकि कुछ के मामले में नहीं आ सकती है और इसके कारण ये योजना पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ब्लैक होल बन गई है, यानी कि सूचनाएं बाहर ही नहीं आ पाती हैं। चंदा देने वाला चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए बड़ी राशि निवेश करने की बजाय अलग अलग खरीदारों से छोटी छोटी राशि के बॉन्ड एकत्र कर सकता है।
है। सत्तारूढ़ दल के लिए विपक्षी दलों को मिले चुनावी चंदे की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। चुनावी बॉन्ड योजना को 2017 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। ये एक ब्याज मुक्त धारक साधन है। भारतीय स्टेट बैंक इनकी बिक्री के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है। गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से वंचित कैदियों के लिए केंद्रीय योजना के लाभार्थियों की सूची तैयार करने को कहा है। इस योजना का उद्देश्य गरीब कैदियों को जेल से बाहर आने में उनकी मदद करना है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र कैदियों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की है। केंद्र सरकार प्रत्येक विचाराधीन कैदी को जुर्माना भरने के लिए 40,000 रूपए तक की वित्तीय सहायता देगी। इसी तरह से उन सिद्ध दोष कैदियों को 25,000 रूपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी जो वित्तीय कठिनाई के कारण जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अगला टॉपिक है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ईपीएफओ ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। ईपीएफओ एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत किया गया था। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ये अनिवार्य भविष्य निधि, बुनियादी पेंशन योजना और दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में आश्रित जन बीमा हित लाभ योजना का प्रबंधन करता है। ये अपने अभिदाताओं की संख्या और इसके द्वारा किए गए वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन GCCEM। हाल ही में नई दिल्ली में GCCEM का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्व आसूचना निदेशालय ने किया था। इस सम्मेलन में चर्चा के मुख्य मुद्दे थे नशीले पदार्थ तथा मनी लॉन्ड्रिंग और कीमती धातुओं और रत्नों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की सीमा पार तस्करी के बीच संबंध। इस सम्मेलन में सीमा पार से होने वाले अपराधों के खिलाफ लड़ाई में सीमा शुल्क प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। DRI भारत में शीर्ष तस्करी रोधी एजेंसी है। ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करती है। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स ENWRs। NWR प्रणाली को वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। ये प्रणाली किसी गोदाम में संग्रहित वस्तु को भौतिक रूप से वितरित किए बिना उसके स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुमति देती है। ये रिसिप्ट्स नेगोशिएबल उपकरण के रूप में जारी की जाती हैं और इसी वजह से ये रिसिप्ट्स जमानत के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। ENWR पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी की गई एक डिजिटल वेयरहाउसिंग रिसिप्ट है। इसे वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी विनियमित करती है। WDRA एक सांविधिक निकाय है। ई-रिसिप्ट से ऑनलाइन रियल टाइम रिकॉर्ड कीपिंग को केंद्रीकृत करने में मदद मिलती है। ये रिकॉर्ड की आसानी से स्थानांतरण को प्रोत्साहित करती है। ये सुनिश्चित करती है कि गोदामों में भंडारित वस्तुओं को ट्रैक किया जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। इंडिया एक्सिम बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपना 10 वर्षीय सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड सूचीबद्ध किया है। इस बॉन्ड की कीमत $1 बिलियन होगी। इंडिया एक्सिम बैंक यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करता है और सुगम बनाता है। जनवरी में इसने अपने पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत 10 वर्षीय सस्टेनेबल बॉन्ड जारी करके $1 बिलियन जुटाए थे। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को विशेष रूप से पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी पहलों के लिए धन एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड में ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड दोनों शामिल हैं। दोनों की विशेषताएं होती हैं इसमें। जून 2022 तक सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट $2.9 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। अगला टॉपिक है महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में एक टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। गोवा सरकार ने न्यायालय के इस निर्देश का पालन नहीं किया। इस कारण गोवा सरकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना संबंधी याचिका दायर की गई है। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ये महादेई नदी बेसिन का हिस्सा है। महादेई नदी का जलग्रहण क्षेत्र गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन और झाड़ियां शामिल हैं। यहाँ पवित्र उपवन निरंकारची अवस्थित है। इस उपवन में पादप की एक विशिष्ट प्रजाति मिरिस्टिका मालाबारिका की अधिकता है। ये इस स्थल की एक संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजाति है। इसके अलावा जीव जंतुओं में रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल, जो कि गोवा का राजकीय पक्षी है, और एटलस मॉथ तथा बाघ पाए जाते हैं।
अगला टॉपिक है ढोल। ओडिशा के डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में ढोल की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो कि दुर्लभ है। ढोल डॉग फैमिली का एक जंगली एशियाई मांसाहारी जीव है। ये वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनकी ज्यादातर आबादी भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड में पाई जाती है। इन्हें वन में शिकार की कमी, पर्यावास को नुकसान, बीमारी और आवारा कुत्तों से खतरा है। IUCN में इसे एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत ये संरक्षित है। इनके संरक्षण के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें हैं ढोल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। बोलीविया, यहाँ की राजधानी लापाज या सक्र है। गाजा पर अन्यायपूर्ण हमले के कारण बोलीविया ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी राजनीतिक सीमाएं ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू से लगती हैं। बोलीविया का 1/3 क्षेत्र इंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ का उच्चतम बिंदु माउंट सजामा है। बोलीविया की नदियां हैं मैडिएरा, पैराग्वे और मामोर। बोलीविया की बहुत महत्वपूर्ण झील है टिटिकाका। ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये दुनिया की उन चुनिंदा बड़ी झीलों में से एक है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।